तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और बेशक हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूं, आप लोग का जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ही के फीडबैक्स के थ्रू हम टॉपिक्स को चूज़ करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत टची है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन उन फैमिलीज़ के साथ जहाँ पे शादी तो हो जाती है, ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन उनके यहाँ औलादें नहीं होती या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे इसके रीज़न्स क्या हैं, क्या कॉजेज़ हैं और अगर कॉजेज़ हैं भी तो उनका ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से ट्रीटमेंट आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया पे आप लोगों से ये सवाल पूछा कि बांझपन या इनफर्टिलिटी सिर्फ मेल का प्रॉब्लम है और फीमेल का प्रॉब्लम है, और साथ साथ कुछ मिथ्स को भी हमने जाना जो आप लोगों ने हमें बताया। ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे उन कपल्स के बारे में जिनकी शादियां होती हैं और 2 साल या 3 साल गुजर जाते हैं लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं होती। वो क्या करें, क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट्स उनको करानी चाहिए, उनके रीज़न्स क्या हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात हमारे माहिर डॉक्टर ज़रियाब सेठना और डॉक्टर शहनाज हुसैनी आपको बताएंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। आइए देखते हैं। हमारे माशरे में अमूमन जब नई शादियां होती हैं तो हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं, जो हमारा कल्चर है, वो एक चीज़ की तरफ जाता है कि अब हमारे घर में औलाद कब होगी। और एक फितरी अमल है, हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारे घर में फैमिली बने और फैमिली घर की रौनक होती है। लेकिन कुछ कपल्स में कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो सही टाइम पे जिनके बच्चे नहीं पैदा हो पाते और उनकी क्या वजूहात होती हैं, उनकी वजह से क्या उनको चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मेरे साथ एक किस्म के आइकॉन डॉक्टर हैं जो कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नाम बना चुके हैं और उनके काम की तारीफ़ तो जितनी कम की जाए वो कम है। जनाब डॉक्टर ज़रियाब सेठना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर द फर्टिलिटी क्लिनिक बाय सेठना, और जनाब अली गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से डॉक्टर साहब इस फील्ड में महारत दिखा रहे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे शो को आके टाइम दिया और हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम। आपके नाम से, आपका नाम, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और साइकियाट्री में मेरा काम है, लेकिन मैंने देखा है कि आपका नाम जो है वो इनफर्टिलिटी के हवाले से लोगों में जाना जाता है। तो जी, और आपका जो सक्सेस का रेट है और तमाम चीज़ें, तो मैं मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कुछ सवाल आते हैं, लेकिन हम पहले एक बुनियादी सवाल से स्टार्ट करेंगे। सर, ये फर्टिलिटी है क्या बेसिकली इनफर्टिलिटी वो होता है जिसमें कपल 1 साल से ट्राई कर रहे होते हैं और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती, तो दैट इज़ डिफाइंड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ इनका ताल्लुक से मर्दों से है या औरतें भी इसमें होती हैं या दोनों हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी जो होता है बोथ मेल एंड फीमेल में हो सकता है, तो देयर इज अ 50-50% चांस कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में तासुर ये दिया जाता है ज़्यादातर कि ये सिर्फ ख़वातीन का मसला है। बिल्कुल, दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। इसमें इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों को इन्वॉल्व करती है, मेल एंड फीमेल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हम ये भी बताएं कि आप क्योंकि इस पर एक नज़र रखते हैं, पाकिस्तान में क्या परसेंटेज इनफर्टिलिटी की, या सूबों के हवाले से भी कुछ चेंजेस हैं या नहीं? जी, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। और पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इनफर्टिलिटी के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। मेडिकल इश्यूज, एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओवरवेट, स्मोकिंग, ड्रग्स, ठीक, गुटखा, पान, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इनफर्टिलिटी, स्पेशली ओवरवेट पेशेंट्स, उनमें इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ओवरवेट भी एक मेन कॉज है। ये दोनों जेंडर की बात? ओवरवेट, जी बिल्कुल, ओवरवेट कैन बी अ कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक कपल है, एक शादी होती है और शादी के बाद अमूमन लोग हनीमून पे या घूमने फिरने जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ों को सेटल करना शुरू करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि शुरू के 6 महीने तो वो खुद भी सेट हो रहे होते हैं। तो अगर वो कौन सा टाइम है कि जिस टाइम के बाद फैमिली को परेशान होना चाहिए कि हम बावजूद तमाम चीज़ों के अगर हमारे घर हमल नहीं ठहर रहा, वो कौन सा टाइम है? शुरू में ही 1 साल में ये सब कुछ करना चाहिए या एक टाइम? नहीं, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कपल को पहले रेडी होना चाहिए अपने लाइफ में, करियर में, कि वो बेबी के लिए उसकी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली से कि शादी होती नहीं कि आप भाई बेबी नहीं हुआ, डॉक्टर को जाके दें। रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखें, 1 साल के अंदर 80% चांस है कि कपल को बेबी हो जाएगा, 90% चांस 2 साल में हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जाके डॉक्टर को देखें या 1 साल बाद जाके डॉक्टर को देखें। ऑब्वियसली अगर आपकी एज, फीमेल की एज स्पेशली 35 एंड अबव है, तो फिर जितनी जल्दी जाके देखेंगे, एडवाइस लेंगे, वो बेहतर होगा। ठीक, अगर कोई फीमेल है जिसकी शादी 26-27 साल में है, और क्योंकि मेरी भी कई फ्रेंड्स हैं जो कि आजकल काम के चक्कर में पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स हैं वो शादियां लेट करती हैं, तो अगर 25, 26 या 27 साल की एज में औरत की शादी होती है और 1-2 साल तक उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसको भी फ़ौरन चले जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? अगर कपल ट्राई कर रहा है 1 से 2 साल, उसके बावजूद बेबी नहीं हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि जाके किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लें किसी से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपको पता है हमारी आवाम में मिथ्स बहुत रन करते हैं। आपको जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो अपनी कुछ आधी डॉक्टरी भी लेके आ रहा होता है, तो कुछ मिथ्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज़ आप इनके जवाब भी दीजिएगा। पहला तो वही है जो पहले बात हो चुकी कि फर्टिलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू वुमेन, कि हमेशा फर्टिलिटी का ताल्लुक औरत से है। प्लीज नहीं, लाइक आई सेड कि फर्टिलिटी इन्वॉल्व्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो 50-50%। अच्छा, 50-50%, बिल्कुल ठीक। दूसरा मिथ ये है कि इनफर्टिलिटी इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, नफ्सियाती मसला है, जिस्मानी नहीं है। स्ट्रेस ना लो, खुश रहो तो बच्चे हो जाते हैं, ये मैंने सुना है वैसे डॉक्टर साहब बहुत। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं, बट समटाइम्स इट इज कोई अनएक्सप्लेन्ड होता है, उसके कोई रीजंस नहीं होते, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम्स कहीं ना कहीं कॉज मिल जाते हैं। मतलब ये कि जब आपकी लैब टेस्ट क्लियर आ जाए तो उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि तुम स्ट्रेस लेना छोड़ दो। एग्जैक्टली, अगर टेस्ट क्लियर आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, यंग कपल है, तो बेस्ट एडवाइस यही होती है कि रिलैक्स होएं, टाइम जब होगा इंशाल्लाह बेबी हो जाएगा। ठीक है। और सर ऐसे कपल जब आते हैं जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि मैं भी उनको ये मशवरे देता हूँ, तो उनकी पर्सनैलिटी भी नज़र आ रहा होता है कि ओवर स्ट्रेस्ड आउट है या डिप्रेशन में है, तो आई थिंक डॉक्टर को भी एक होलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए। एग्जैक्टली, आई मीन प्रेशर बहुत होता है हमारी सोसाइटी में। ठीक। अच्छा, तीसरा मिथ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन 35 साल के बाद प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। नहीं, आफ्टर 35 द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं, बट डेफिनेटली ये एक गलत मिथ है। 35 के बाद 35-36 पे बेबीज होते हैं एंड इट्स नॉट समथिंग अनकॉमन। ठीक है, कॉमन मतलब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, चौथा मिथ है कि जवान जो कपल है, यंग मैन एंड वुमेन, ये लोग कभी भी इनफर्टिलिटी का शिकार नहीं हो सकते। नहीं, दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ओके, आई मीन इनफर्टिलिटी तो किसी भी एज पे अफेक्ट कर सकती है, बट एज ऑब्वियसली जितनी एज बढ़ती जाती है उतनी इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं, बट यंग एज पे भी इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, और भी हैं लेकिन अभी ब्रेक का टाइम आ गया है, तो आप भी ब्रेक लें, चाय पिएं, और मैं लोगों से ज़रा मुखातिब होता हूँ। 2 चीज़ें जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ख़वातीन 35 साल के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये मिथ बहुत रन करता है हमारे माशरे में, मैंने भी बहुत सुना है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी चीज़ों को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो चांसेस हैं। दूसरा मिथ जो मुझे बड़ा यहाँ पे पता चला कि जवान कपल्स भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, अगर उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने इस डिनाइल में ना रहें कि आज नहीं तो कल और 10 साल गुजार दें। मजीद मिस आपके साथ हम आप शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अभी तो हमारे साथ मिथ्स कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब
कुछ सवालात हमने लोगों से भी किए जो हमारी नॉर्मल आवाम है, तो क्यों ना पहले हम इनके भी बिट्स देख लें कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, फिर आपसे मैं अपने भी जवाबात मांगूंगा और प्लीज़ उनके भी जवाब दीजिएगा। तो आइए जनाब हम देखते हैं, हमने लोगों से कुछ सवालात किए हैं, लोग इस बारे में क्या जवाब देते हैं। औलादी और बेऔलादी जो है सर, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से और इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेडीज़ जो इतने हेल्दी हो जाती हैं, इतना वेट उनका बढ़ जाता है कि चर्बी उनके प्रॉब्लम होती है, उनके लिए चर्बी पेट में जब आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है। और मर्द की जहाँ तक बात है, मर्द अगर अपना इलाज करा ले तो बेऔलादी ख़त्म हो जाती है। ना मियाँ की गलती है ना बीवी की गलती है, इसमें तो अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह की मर्जी हो। ये अल्लाह के इख्तियार में है, किसी में कोई कमी है तो वो पूरी करें, दोनों एक दूसरे का साथ दें, अल्लाह बेहतर हल करेगा इस चीज़ का हमेशा इंशाअल्लाह। अल्लाह दे दे, औलाद ले लो, नहीं दे अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप जो है अपना टेस्ट करवा लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इस तरह की कोई आपको औलाद का प्रॉब्लम है तो मर्द और औरत तो दोनों को चाहिए कि आप जो है अपना टेस्ट करवा लें। बेऔलादी का मसला दोनों की तरफ से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि औरत की तरफ से हो, मर्द की तरफ से भी हो सकता है। जनाब देखा आपने कि हमारी आवाम कैसी मिली जुली राय रखती है। मर्द और औरत के मामले में अभी भी हम फंसे हुए हैं कि ये सिर्फ मर्द का मसला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सिर्फ ख़वातीन का मसला है। और मेरे अतराफ़ में मेरे पेशेंट्स भी और लोग भी ऐसे हैं जो मर्द इस बात को कंसिडर ही नहीं करता कि मैं अपने टेस्ट कराऊँ, और जब डॉक्टर उससे कहता है, जब वो अपनी वाइफ को लेके जाता है आप लोग के पास, तो आप लोग भी बड़े डरते डरते कहते हैं कि एक टेस्ट आप भी करा लें। तो मैंने देखा है कि वो लोग बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं और उनका अच्छा डिनाइल टूटता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये तो सारा मसला मेरी बेगम का ही है। तो आपने देखा सर, आप क्या कहते हैं, लोगों ने जो अभी बात, लोगों ने टीवी पे काफ़ी अक्लमंदी वाली बात की है कि देखिए दोनों कपल्स इन्वॉल्व होते हैं, मर्द का भी होता है औरतों का भी होता है। किसी ने कहा कि वेट का बहुत ज़्यादा इशू है, और आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी ज़्यादातर और इट्स क्वाइट कॉमन इन ओवरवेट विमेन। बहुत अच्छी बात की जी। एंड बिल्कुल आजकल देखिए मेडिकल साइंसेज इतना एडवांस हो गई हैं कि आप अगर हेल्प सीख करेंगे, जल्दी करेंगे तो हेल्प ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, और डॉक्टर्स के ऊपर भी बर्डन कम आ जाता है, फिर उनके पास फैमिलीज पे कपल पे बर्डन कम हो जाता है ना, कि जब एक प्रॉपर एडवाइस सीख करें, हेल्प लें, तो बेबी के चांसेस आजकल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर की बात को उन्होंने ऑलरेडी सुना है। एक ने बोला कि दोनों अपना इलाज भी करा लें, कमी बेशी को भी देख लें और अल्लाह ताला पे भी छोड़ दें। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात है, विदाउट अ डाउट। और एक ने ये भी बोला कि अपने फैट्स को कम करें, और फैट्स को कम करने के साथ साथ अगर कोई कमी बेशी है तो पूरी करें। माशाल्लाह से ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल। शादी के बाद जो कपल्स थोड़ा वेट करते हैं, फैमिली बनाने में डिले करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सेटल हो जाए फाइनेंशियली, और अगर वो 1-2 साल लेट कर ले तो वो इनफर्टाइल होने के चांसेस उनके साथ हैं, ऐसा है क्या? नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कपल को प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि बेबी चाहिए भी, और फिर जब चाहिए बेबी की परवरिश करना, उसको स्कूल में एजुकेशन, सबका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो कपल्स डिसाइड करते हैं कि वो 1 साल 2 साल बाद बेबी करेंगे, दैट्स फाइन, उससे इनफर्टिलिटी बढ़ती नहीं है। लेकिन मैंने भी इसी माशरे में ये बात सुनी है डॉक्टर साहब कि 3 साल तुमने वेट किया था ना, 4 साल वेट किया था या 2 साल वेट किया, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये बड़ी जनरल टॉक मैंने सुनी, तो आप इस बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर यंग कपल है, लेट्स से कपल की एज 20 पे शादी हुई थी, अब 24 की एज है, 4 साल उन लोगों ने पर्पसली बेबी नहीं चाहा था, तो अब तो उनके वेरी गुड चांसेस हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए एज लॉन्ग एज दोनों के टेस्ट नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, बल्कि मिथ ये है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं, 1-2 बच्चों की विलादत हो गई है, तो अब आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस ख़त्म हो गए? नहीं, मोस्ट लाइकली जिनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं 1-2, तो दे आर प्रोबेबली नॉट इनफर्टाइल, बट हो सकता है कि किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, तो मोस्ट लाइकली कि अगर बच्चे हैं तो अनलाइकली, बट अगर कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम बीच में हो जाता है तो इनफर्टिलिटी कभी भी हो सकती है। ठीक सर, एक कपल होता है, उसको ये ख़बर बहुत ही एक आसमान की बिजली बन के टूटती है कि आपके साथ ये मसला है, फिर वो उससे निकलते हैं, ग्रीफ से निकलते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट में आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। ऐसे कपल को जो फर्स्ट टाइम आपके पास आता है, आप उसको क्या मशवरा देते हैं और क्या बेसिक ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं?
देखिए इट्स अ वेरी ये तो वेरी ब्रॉड क्वेश्चन है. ठीक है. अभी कपल आता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको डील कर सकते हैं सम वे और द अदर. बहुत ही रेयरली होता है कि आप उनको कोई ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर सकते. अच्छा. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर ट्रीटेबल एंड सक्सेसफुल. डॉक्टर साहब, कौन सी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट में हो जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ या एनीथिंग? जी, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन्फेक्शंस हैं जैसे मम्प्स हो गया, उसकी वजह से हो सकता है. फिर ये भी होता है कि एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग है, गुटखा है, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी. अच्छा. व्हाट अबाउट लाइफस्टाइल, आपका सुबह उठना, खाना पीना, इससे कितना? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. ठीक. सबसे इम्पोर्टेंट उसमें खाने पीने का ख्याल रखना, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना, जी. फैट को कंट्रोल में रखना, शुगर सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज. कहते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए मेडिटेरेनियन डाइट सबसे बेस्ट होती है. अच्छा. एक्सरसाइज, यू नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कटिंग स्मोकिंग थिंग्स, चाय कम करना, कॉफ़ी कम करना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. दे कंट्रीब्यूट ड्रास्टिकली टू द वेलबींग ऑफ अ पर्सन. वेलबींग भी और फर्टिलिटी की तरफ भी हेल्प करता है. अच्छा. ठीक. तो मतलब ये कि ओवरऑल आप डाइट और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में रखें तो इनफर्टिलिटी की चांसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे होते हैं. बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है. डॉक्टर साहब, सवालात तो इतने हैं, मैं आपके साथ अगर बैठूं तो मेरा ख्याल से ये रात तक चलते रहे, क्योंकि ये मामला इतना कॉमन है, लेकिन टाइम जो है हमें वो इजाज़त देता नहीं है. अब क्या करें डॉक्टर साहब? तो मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए तो प्लीज़. जी, मेरा मशवरा यही होगा कि रिलैक्स हो, ट्राई करें बेबी के लिए. अगर नहीं होता तो फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करें किसी अच्छी जगह जाकर. ठीक है, मायूस नहीं हो, इंशाल्लाह बेबी होगा एंड उसके लिए आपको अपना मोरल और हैप्पी रहना होगा. क्या बात है, सच अ पॉजिटिव नोट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके आने का. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी आवाम के लिए, हमारे लिए, कि प्लीज़ हम दोबारा आपको बुलाएं तो थोड़ा सा टाइम. ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. तो जनाब, ये तो सारी बातें थी मिथ्स के हवाले से. आज हमने बात की मिथ्स की. आगे जो हम बात करने जा रहे हैं मैडम शहनाज के साथ, जो है एक्चुअली वजूहात क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और IVF क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल का इनफर्टिलिटी में IVF, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद. जी जनाब, अभी तक हमने बात की मिथ्स के ऊपर और इल फाउंडेड बिलीव्स के ऊपर, लेकिन अब ये जो बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजंस, ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आजकल IVF. आइए हम बात करते हैं डॉक्टर शहनाज हुसैनी से, जो कि कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनाकोलॉजिस्ट हैं. कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ये होती हैं, जहाँ पे मैं भी होता हूँ और हमारा वहाँ राब्ता भी रहता है, मुलाकातें भी होती रहती हैं. आइए डॉक्टर साहबा से कुछ गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. तबीयत सही है, मज़े में है? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट. और मौसम आजकल ठंडा है, कराची वालों के लिए तो प्लेजेंट है. अब देखिए कब तक चलता है, लेकिन ये मौसम में मूड अच्छा रहता है. मूड अच्छा रहता है, ट्रू. आपको क्या लगता है कि इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या इनफर्टिलिटी होती क्या है, कब आपके पास लोग आते हैं? थोड़ा सा स्टार्ट हम इस तरह करते हैं. देखिए, इनफर्टिलिटी जिसे हम उर्दू में बेऔलादी कहते हैं. अगर कोई कपल है जिसको शादी को 2 साल हो रहे हैं, ठीक है, एंड 2 साल से वो चाह रहे हैं कि बच्चा हो और रह भी साथ रहे, ऐसा नहीं कि मियाँ दुबई में है, यहाँ दे आर लिविंग टुगेदर, और 2 साल में भी बच्चा अगर नहीं होता है तो बाय डेफिनेशन उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं या सब फर्टिलिटी कहते हैं. ठीक है. और ऐसे में मेरा ख्याल है कि मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए. ठीक. और लेकिन मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगी कि एज से फर्टिलिटी का ताल्लुक़ है. अगर कपल की एज ज़्यादा है या खातून की ज़्यादा है, मतलब दे आर 35 प्लस है अगर ना, तो मैं चाहूँगी कि 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि पीरियड्स इरेगुलर है या कहीं कोई मसला लग रहा है, टाइम गुजर रहा है, तो बेहतर है कि आके कम से कम इन्वेस्टिगेट करवा लें अपने आप को कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी एड्रेस्ड. ठीक.
तो बेटा ख़वातीन के अंदर कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं जो कि आजकल ज़्यादा है, और फिर ये भी बताएं कि मर्द हज़रात में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों के रीज़न्स पता चले। ख़वातीन में देखें 2-3 एरियाज़ हैं जो हम टारगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग बनना, सही, एग बनना, पैसेजेस तो ब्लॉक्ड नहीं है कि एग से स्पर्म मिल नहीं पा रहा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो हम एड्रेस करते हैं वो ये है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तो बेसिकली चेकअप होता है और उसके बाद ये बेसिक बेसलाइन टेस्ट होते हैं, और अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम वगैरह है तो वो एड्रेस किया जाता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन, एग्स नहीं बन रहे हैं, सर्टेन कंडीशंस है जिसमें नहीं बनते एग, तो हम बूस्ट करते हैं दवाइयाँ या इंजेक्शन देके कि एग्स बने। अगर रास्ता बंद है कि स्पर्म भी है और एग भी है लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, टू बी एग्जैक्ट, तो अगर वो बंद है तो फिर उसके लिए तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि उसको हम बाईपास, जिस तरह बाईपास सर्जरी होती है इस तरह ट्यूब बाईपास करते हैं, जो कि हम आईवीएफ की सूरत में करते हैं। ओह, ये तो बहुत मतलब जदीद चीज़ है, एडवांस्ड, या इट्स एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अच्छा मैडम, ओवरवेट है या ड्रग्स हैं या और भी चीज़ें, ये रीजंस बनते हैं, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें, आई एम सॉरी, जी। ख़ास तौर पे मेल फर्टिलिटी जो कि लोग अक्सर उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया करते थे, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जी, बट ये है कि वो एक मेन रीज़न, पहले तो 1/3 कहते थे रीज़न मेल होता है, अब तकरीबन लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 50% ऑफ द टाइम इट्स मेल फैक्टर। ओके। और वजह मे बी पोल्यूशन, मे बी addictions, maybe diet, I mean मतलब रीजंस हैं, they must be। चले मैडम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ भी आते हैं, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या क्योंकि आप कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में काम करती हैं और मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि काफ़ी बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, आवेज़ा हैं, और इतनी सारे बच्चों की तस्वीरें देख के दैट्स वाले कोई फैमिली आती होगी तो वो भी उम्मीद लगाती होगी। जी जी। ये जो IVF है, बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे इतना नहीं, एज अ साइकियाट्रिस्ट मुझे इतना नहीं पता, आप मुझे भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि ये IVF होता क्या है। IVF is an advanced technology and alhamdulillah we offer it, and there are very few centers, मतलब Concept Fertility Center which is behind Gulf, और we are the very few centers, it's a high order technology। इसमें हम करते ही हैं कि इंजेक्शंस वगैरह देके वी ट्राई, इट्स 2 हफ्ते तकरीबन इसमें लगते हैं। अच्छा। डेली मतलब पेशेंट के वो होते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। द आइडिया इज टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एग्स, वरना महीने में एक ही एग बनाती है औरत। अच्छा अच्छा। एंड व्हेन वी सी द एग्स आर रेडी, अल्ट्रासाउंड और देखे तो हम ट्रिगर करते हैं, हम इंजेक्शन देते हैं कि एग रिलीज हो, एग रिलीज का इंजेक्शन, और हल्की बेहोशी में अल्ट्रासाउंड से देखते हुए दोज एग्स आर टेकन आउट बाय नीडल। अच्छा, मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन हो रही होती है उस प्रोसेस की, हाँ, जो उस वक्त हो रहा होता है। जी जी जी। तो चांसेस आप देख रहे होते हैं कि ये इनके मिलाप होगा या नहीं होगा? नहीं, जब एग्स रेडी हो जाते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एग्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा। और हस्बैंड के जो स्पर्म को मशीन में डाल के जो उसके अच्छे वाले स्पर्म्स होते हैं उस एग में इंजेक्ट कर देते हैं, एंड बेसिकली द बेबी इज प्रोड्यूस आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, और तकरीबन 5वें दिन जो अच्छे ग्रोथ वाले बेबीज होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, वापस यूट्रस में डाल देते हैं। अच्छा। नीचे से, उसमें कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, बट सक्सेस रेट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कंपेरेबल टू, आई वुड से बेटर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी आप मुझे ये बताएं कि किसी को IVF कराना हो तो उसको भी कोई एज का कुछ ताल्लुक बनता है, या लोग बैठे रहे आराम से कि आखिरी ऑप्शन IVF होगी, अभी क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि IVF का एज के साथ बड़ा एक किस्म का डिलेमा है। ये पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं कि भाई जब नहीं हो रहा तो डोंट लीव इट टू लॉन्ग, क्योंकि एज के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन होती, इवन एक्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। अच्छा। तो सक्सेस की रेट्स जितनी ज़्यादा एज होती है ना, मतलब अगर कोई आ रहा है 45 पे, दैट्स टू लेट। सही। 40 प्लस देख लेते हैं हम कितने चांसेस है, बता देते हैं, सारा हम ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बता देते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डोंट लीव इट until very long। मतलब इसको लास्ट ऑप्शन ना लास्ट मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि एक ट्रीटमेंट, दूसरी चीज IVF तो आखिरी में कराएंगे,
जब कुछ नहीं बचेगा तो उसके बाद वो एग्स भी तो नहीं बचते, एग्स भी तो नहीं बचते, है ना। और दूसरी बात है, बाज ऐसे कंडीशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आईवीएफ कराना, फॉर एग्जांपल ट्यूबल ब्लॉकेड है, ओके, तो व्हाई लीव इट वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन हो गया है, डायग्नोसिस सामने है, तो बेहतर है कि पहले उसमें करवा लो जब हर चीज फ्रेश है। मेल फैक्टर है, ठीक है, कई दफा कम होते हैं स्पर्म्स, मतलब ये कि स्पर्म्स में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है आईवीएफ तो बेटर गेट इट डन सून वाली बात है। ठीक है जनाब, जितनी जल्दी हो सके आईवीएफ कराया जा सकता है अगर आपकी एज ज़्यादा हो। इसका एज से कोई इतना वो नहीं है, और आप लोग ये खुद से फैसले करने वाले बिल्कुल भी कुछ नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आईवीएफ की कॉस्ट क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि डॉन न्यूज़ को कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी क्या कंसेशन दे सकता है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। अमूमन पेशेंट जब मेरे पास आते हैं या मेरी असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सवाल वो पहले ये नहीं बताते कि उनका मसला क्या है, वो उससे पहले ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब की फ़ीस कितनी है। और आई विश कि हमारे माशरे में ये तमाम चीज़ें तब्दीली आए कि हम फ़ीस की परवाह किए बगैर बीमारी की तरफ जाएं, क्योंकि एक ऑब्स्टिकल है हमारे लोगों में कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आईवीएफ समझ तो फिर भी लोगों को आ गया है, मैडम ने काफ़ी चीज़ें भी समझाई भी हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। हम बात करते हैं मैडम से कि मैडम अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर वाले क्या कॉस्ट करते हैं और क्या क्वालिटी है इनकी जो दूसरों से अबतर करती है। कॉस्ट तकरीबन बिटवीन 5 and 6 लाख है, लेकिन इन इट सेल्फ द प्रोसीजर एक्सपेंसिव। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं जो हम सारी इंपोर्ट करते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और इंटरनेशनली अगर आप कंपेयर करें तो मतलब जैसे मैं कज़न का भी हुआ था, कज़न की वाइफ का, तो इट्स हाफ द प्राइस। दुबई में दे डू इट फॉर डबल द प्राइस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि चूंकि जाहिर है यहाँ पे, और दैट्स व्हाट आई वुड से। और मतलब 5 लाख से लेके 6-7 के बीच में हो सकता है। वो तो मैं कंसेशन भी करा दूंगा, जो लोग डॉन के तवज्जुह से जाएंगे आप उनकी फिक्र आप ना करें। अच्छा ये बताएं सक्सेस रेट क्या है, क्या एज से रिलेट है, क्या है, थोड़ा समझाएं। सक्सेस रेट असल में वो सारा देखना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, लेकिन ओवरऑल हमारा सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कंपेरेबल टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट इन फैक्ट इट्स बेटर। हमारा टेक होम बेबी रेट जो है पर ट्रीटमेंट साइकिल इज़ अबव 40%, यानी कि 100 अगर हम करते हैं तो 40 के ऊपर लोग बच्चा घर लेके जाते हैं। अच्छा 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 मैडम, ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट फेल्स होते हैं, उसकी रीजंस क्या होती हैं, क्या दोबारा भी कराया जा सकता है? ट्रीटमेंट फेलियर भी होता है, डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा अच्छा, और हाँ, प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर किसी फीमेल का यंग शादी हुई हुई है और 1-2 साल के बाद ही वो आईवीएफ कराना चाह रहा हो, तो आपको लगता है कि उनको करा लेना चाहिए या वो वेट करें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पहले आते हैं? देखिए, एडवाइस तो हम कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो कपल का ही होता है ना। अच्छा मैडम, जाने से पहले एक कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे लोगों के लिए तो प्लीज़। बस ये बोलना चाहूँगी कि द होप इज़ देयर, एंड बेऔलादी या सब फर्टिलिटी जो है वो ऐसी कंडीशन नहीं है जिसका इलाज मौजूद नहीं। दुनिया तरक्की कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव द ऑप्शंस, वी हैव गुड रिजल्ट्स। प्लीज़ कंसल्ट अस इफ़ एट ऑल आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है। 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं, वी आर जस्ट बिहाइंड गल्फ सेंटर, कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, दैट टू प्रोवाइड असिस्टेंस। थैंक यू सो मच मैडम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पूरे शो पे जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ आई वो ये आई कि जो इनफर्टिलिटी है वो किसी एक का इशू नहीं है, मर्द और ख़वातीन इन दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे हॉस्पिटल में और मेरे तजुर्बे में ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि मर्द इस चीज़ को ओन ही नहीं करते हैं। 5-5 साल 6-6 साल ख़वातीन के टेस्ट कराते रहते हैं, दोबारा कराते रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे उनकी बारी आती है, अगर कोई टेस्ट उनको कराना होता है तो वो बहुत बुरी तरह ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा अपने मर्द हजरात के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि ये कोई ज़ाती अना का मामला नहीं है।
ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई कमतर हो जाएगा या कोई ज़्यादातर हो जाएगा। ये बात है कपल की। जब आप एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, आप कसम खाते हैं कि आपने एक दूसरे के साथ चलना है। अगर ये मसला हो जाता है तो क्यों आप एक तरफ हो जाते हैं, दूसरे को इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हैं? तो मेरे भाइयों, ख़ास तौर पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, अपने टेस्ट भी जब ही करा लें जब ख़वातीन के टेस्ट हो रहे होते हैं, अपने पार्टनर के टेस्ट हो रहे होते हैं, ताकि ट्रीटमेंट तेज़ हो, उसको डिले ना लगे। और उसके साथ साथ अगर कोई ऊंच नीच आपके टेस्ट में भी आती है तो क्या हुआ, ट्रीटमेंट तो उसकी भी है, उसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि हमने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है तो इसको टीम की तरह आगे बढ़ाना है। कोई एक शख्स हाथ पकड़ के आगे नहीं जा सकता। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों का फिर शुक्रिया करूँगा जो आप लोगों ने हमें फीडबैक भेजा है, ख़ास तौर पे जो आप बताते हैं कि टॉपिक्स क्या रखें, वो टॉपिक्स को हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट संडे 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को डॉन की तरफ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।